जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? मैं आपका होस्ट डॉक्टर अशफाक मेमन आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अच्छा, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपना जो शुरू करेंगे प्रोग्राम जब आइंदा होगा, तो हम इसको इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटरी भी बनाएंगे। उस हवाले से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे जहन में हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने टॉपिक आज सिलेक्ट किया है वो है एक्वा कल्चर और फिशरीज़ के हवाले से। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल जब्बार मेमन साहब। ये MBBS नहीं, PhD डॉक्टर हैं। तो हम उनसे पहले तो कहेंगे कि अपना मुख्तसर तारफ़ करवा दें और फिर हम आगे इसको बात को बढ़ाते हैं। तो सर, आप अपना तारफ़ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, मेरी पोस्टिंग है फिशरीज़ डिपार्टमेंट में, फिशरीज़ डिपार्टमेंट सिंध, और मैं काम करता हूँ पिछले 30 साल से। मेरी पोस्टिंग है इस वक्त एज अ डायरेक्टर फिशरीज़ सिंध मैरीन इंस्टीट्यूट शरम फार्म गारो। और इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ मैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है फिशरीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फ्रेश वाटर में भी है और मैरीन में भी है। जैसा कि पानी के अक़साम है हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में, तो फिशरीज़ या एक्वा कल्चर होता है फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी। फिशरीज़ डिपार्टमेंट सिंध में ऐसा है कि डायरेक्टरेट फिशरीज़ अलग है इनलैंड की, और डायरेक्टरेट फिशरीज़ मैरीन की अलग है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दोनों में है। और उसके अलावा इनलैंड का जो सेक्शन है उसमें ऐसा है कि हैचरीज़ और इनलैंड। उसके अलावा मैरीन वाला जो सेक्शन है उसमें रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके अलावा जो भी हैचरी का सिलसिला होता है या कल्चर का सिलसिला होता है उसमें मैंने काम किया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी शुक्रिया। जैसे अभी डॉक्टर साहब खुद बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने PhD की हुई है अपने जो उनका फील्ड है उसमें मलेशिया से, और MSc करने के बाद और कोई गवर्नमेंट में उनका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जो फिशरीज़ और जो एक्वा कल्चर है उस हवाले से, तो डॉक्टर साहब से हम सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि ये जो फिशरीज़ या एक्वा कल्चर, इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है और दोनों में फिशरीज़ और एक्वा कल्चर में फ़र्क क्या है दोनों में? फिशरीज़ एक्वा कल्चर में ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिशरीज़ ऐसा है कि दो हिस्सों में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। एक है कैप्चर फिशरीज़ सॉरी एक है कैप्चर फिशरीज़। कैप्चर फिशरीज़ का मतलब ये है कि जैसे समंदर है या दरिया है या कोई भी नहर है, कोई भी लेक है, कुदरती झीलें हैं, उसमें जो फिशिंग होती है उसको कैप्चर फिशरीज़ कहते हैं। और कल्चर फिशरीज़ ये होती है जो पॉन्ड, जो मैन मेड पॉन्ड होता है, जो फिश फार्मिंग उसको कहते हैं, उसको कल्चर कहते हैं। कल्चर फिशरीज़ और कैप्चर फिशरीज़ ये दो मतलब ऐसे हैं, और दोनों ऐसे जो है ना वो मैरीन में भी है तो फ्रेश वाटर में भी है। ये दो अक़साम हैं। जी। अच्छा, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि एज ए लेमैन अगर मैं चाहूँ कि अपना एक फिश फार्म बनाऊँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या ज़रूरियात होंगी, वो हम आगे चल के इस प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, ताकि अगर आप लोगों को डॉक्टर साहब से कोई मशवरा लेना हो, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना हो, तो वो भी आप ले सकें। तो डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हमें बताएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कहाँ तक ये मुहित है? ये बड़ा मतलब
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिश फार्मिंग की जो हिस्ट्री है, कैप्चर की तो हिस्ट्री तो हज़ारों साल है, मतलब लाखों साल हो सकती है कैप्चर फिशरीज़, क्योंकि समंदर और दरियाओं का तो किसी को पता नहीं है कि उनकी एज क्या है उसी हिसाब से। बाकी कल्चर जो फिशरीज़ है वो जब फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना या पढ़ा तो मुझे भी मतलब एक अजीब ये चीज़ लगी। ये 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है फ़िश फार्मिंग की, और वो भी चाइना से शुरू होती है। और उसके अलावा ये 475 475 BC में, बिफोर सेंचुरी, उसमें ऐसा है कि एक चाइनीज़ था जिसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था फैन ली। उसने एक बुक लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि फ़िश फार्मिंग कैसे होती है। ये भी समझो 475 साल BC में, बिफोर सेंचुरी की बात है। तो ये इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी। उसके अलावा 1733 में एक्वाकल्चर जो है फ़िश फार्मिंग है वो समझो कि मॉडर्नाइज हुआ, और उसकी शुरुआत हुई जर्मनी से। और उसमें ऐसा हुआ कि उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए कि मछली से अंडे कैसे निकलते हैं, वो हैच कैसे होते हैं, मतलब अंडों से फिर बच्चा कैसे निकलता है, उसको हैचिंग कहते हैं। और उसकी फिर नर्सिंग वो सिस्टम जो है ना वो जर्मनी से शुरू हुआ, वो भी 1733 में। उसके बाद हम आते हैं मैरीन फिशरीज में। ये सब एक्वाकल्चर जो हो रहा था सारा फ्रेश वाटर में हो रहा था। उसके बाद मैरीन साइड में एक्वाकल्चर की शुरुआत वर्ल्ड वाइड जो है वो हुई है 1970 से। काफ़ी मतलब मैरीन साइड जो है ना वो अपलिफ्ट हुआ और थ्रू आउट वर्ल्ड 1970 से। उसके बाद 21st सेंचुरी में एक्वाकल्चर ने बड़ा काफ़ी आगे मतलब ज़बरदस्त उसको पजीराई मिली वर्ल्ड वाइड। और इवन आपको मैं बताऊं कि FAO की एक रिपोर्ट है 2016 में वो आई, जिसमें 2013 तक वो डेटा उनके पास थी, जो उन लोगों ने बताया, FAO ने बताया कि 2013 में एक्वाकल्चर ने बीट किया है कैप्चर फिशरीज को। तो इतनी तरक्की 2013 तक तो हो चुकी है। अब इस वक्त 2022 शुरू हो चुका है, तो इसकी अपडेटेड फिगर तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक सिंपल हिस्ट्री थी एक्वाकल्चर की। जाट साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुख्तसरन इतने मुख्तसर वक्त में आपने इतनी इनकी हिस्ट्री को जो है वो थोड़ा सा इसको किया है, एक्सप्लोर किया है। और सर अब इसमें इससे पहले कि हम जो क्वेश्चन शायद सबके दिल में मचल रहा होगा उस पर आए, इसके हवाले से थोड़ा हमें ये भी बता दें कि इसके मेथड्स क्या कौन कौन से होते हैं, या इसके मोड्स क्या किस तरह के होते हैं। तो सवाल, क्योंकि मैं डायरेक्ट नॉन टेक्निकल बंदा हूँ तो मैं इसी हिसाब से आपसे सवाल करूँगा, फिर आप अपनी जो टेक्निकल लैंग्वेज में ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक्वाकल्चर में मेथड्स जो हमने देखे हैं, पढ़े हैं और एक्सपीरियंस में आए हैं, तो उसमें 4 मेथड यूज़ होते हैं कल्चर के। अब हम बात कर रहे हैं कल्चर पे, फिश फार्मिंग पे। तो इसमें एक एक्सटेंसिव कल्चर होता है। एक्सटेंसिव कल्चर का मतलब ये है कि 15 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ ज़मीन है, उसको थोड़े बहुत बंद बांध दिए, पानी उसमें डाल दिया और मछली का बीज डाल दिया उसमें, और उसकी पालना शुरू कर दी। उस पर कोई नज़रदारी नहीं है, बस एक आदमी होगा जो उसकी थोड़ी चौकीदारी करेगा। ये एक्सटेंसिव कल्चर है। उसमें मतलब देखभाल इतनी नहीं होती है, उसमें फीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, और नेचुरल सिस्टम में वो चलता है, वो एक्सटेंसिव कल्चर कहलाता है।
उसमें इतनी प्रोडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन एक ज़मीन जो ख़राब पड़ी हुई है, जो एग्रीकल्चर के लायक नहीं है, तो वो यूज़ हो जाती है, तो एक्सटेंसिव कल्चर उसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सेमी इंटेंसिव कल्चर। उसमें ऐसा है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, जिसमें पानी का ख्याल रखा जाता है और उसकी बाकायदे पानी की लेवल जो है वो मेंटेन रखी जाती है। कम से कम समझो कि 1 मीटर 1.5 मीटर तक उसकी लेवल मेंटेन रखी जाती है, लेकिन उसमें भी कोई ख़ास फीडिंग वीडिंग का कोई तलक नहीं होता है, और वो भी नेचुरल पे ही होता है। उसके अलावा तीसरा जो सिस्टम है वो है इंटेंसिव कल्चर। उसमें बाकायदे बंद पानी की क्वालिटी का हिसाब किताब रखा जाता है। उसके अलावा उसकी फीडिंग का रखा जाता है हिसाब किताब, और जो स्टॉकिंग रेशो होती है, मछली क्या बीज कितना डाला जाए उसमें, उसका रेशो भी रखा जाता है। और प्रॉपर उसकी चेकिंग होती है कि ग्रोथ हो रही है मछली की, नहीं हो रही है, कोई डिजीज़ तो नहीं लगी मछली को। तो ये समझो कि तीसरा इंटेंसिव कल्चर है। उसके बाद चौथा है सुपर इंटेंसिव कल्चर। सुपर इंटेंसिव कल्चर तो बहुत ही काफ़ी कॉस्टली है, और उसमें इस वक्त पाकिस्तान में या सिंध में सुपर इंटेंसिव कल्चर अभी मतलब उसकी शुरुआत है, जिसमें रेसवे सिस्टम है या बायोफ्लाक का सिस्टम आ जाता है, रीसर्कुलेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो ये सुपर इंटेंसिव, इसमें ऐसा है कि एयरेशन का बंदोबस्त होता है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसमें, और फीडिंग जो है ना वो मुसलसल उसमें कराई जाती है, और स्टॉकिंग रेशो इसमें ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि जब आप 24 आवर उसको फीडिंग करा रहे हैं, उसके ऑक्सीजन का, उसके कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, हर किस्म का मतलब वाटर क्वालिटी को आप हर घंटे में चेक करते हैं, उसकी फीडिंग का रेशो हर वक्त चेक करते हैं, तो काफ़ी ये कॉस्टली भी पड़ता है, एक्सटेंसिव, लेकिन इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। ये 4 अक़साम हैं जिन पे काम हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, और पाकिस्तान में भी सुपर इंटेंसिव कल्चर अभी उसकी शुरुआत है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब ये बताएं कि जी मैं अगर अपना कोई जो फिश फार्म है, मैं या कोई भी अगर एक आदमी जिसको इतना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं, अपना फिश फार्म लगाना चाहे, इस्टेब्लिश करना चाहे, तो उसके लिए कितनी कास्ट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़मीन क्या चाहिए, पानी है या बीज है, फिर आगे चल के उसकी देखभाल है। तो ये थोड़ा सा आप कास्टिंग से अगर इसको शुरू करें, और फिर हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको क्या क्या उसको चीज़ें चाहिए, तो ये ज़रा हमें समझा दें। इसमें सबसे पहले ये है कि ज़मीन अवेलेबल हो। अगर ज़मीन है ज़मींदार के पास, किसी बंदे के पास, तो वो सोचे। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िश फार्मिंग उस ज़मीन पे करनी चाहिए जो ज़मीन आपके एग्रीकल्चर के लिए लायक नहीं है, जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है, ठीक है ना, खड्डे हैं, उसमें जो है ना वो सीम और फ्रूट का हिसाब किताब है, तो उस ज़मीन को आप यूटिलाइज़ करें फिश फार्मिंग में। लेकिन उसके लिए पानी भी करीब में मौजूद हो, उसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम भी मौजूद हो, और उसके अलावा करीब में रोड भी हो, लाइट बाइट का भी हो, जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आसानी हो जाएगी। और कभी कभार अगर वहाँ कोई घर बनाए या वाच अट बनाए या तो लाइटिंग का भी इंतज़ाम हो वहाँ, तो ये चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं फ़िश फार्मिंग शुरू करने से पहले, कि ये चीज़ें आप देखें, ये सही है। उसके बाद ऐसा है कि जो मैंने बताया 4 सिस्टम है इसमें, तो जो एक्सटेंसिव कल्चर है तो उसमें कोई ख़ास मतलब आप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सॉइल टेस्टिंग करवाएं या जो वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराएं, बोरिंग कराएं, ये कराएं, वो कराएं, तो ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बाकी जो सेकंड नंबर है
सेमी इंटेंसिव है या इंटेंसिव कल्चर है, उसके लिए तो प्रॉपर आपको सॉइल टेस्ट भी करानी पड़ेगी कि उसकी पीएच लेवल क्या है, वाटर जो अवेलेबल जो है करीब में जहाँ से आप उठाएंगे पानी या जो नहर है, तो उसकी वाटर क्वालिटी आप चेक करवाएंगे कि वो सूट करती है नहीं करती है फार्मिंग के लिए, मछली के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो रफ कास्ट है उसकी तकरीबन 80,000 पर एकड़ आपको पड़ेगी, जिसमें आपकी डाइक्स भी आ जाएंगी, जिसमें आप खुदाई उसकी वो आ जाएगी, और बाकी कास्ट जैसे उसके लिए चौकीदार आप रखेंगे, उसके लिए बीज डालेंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत फीड डालेंगे, तो तकरीबन 80,000 पर एकड़ उसकी कास्ट आती है। लेकिन 1 एकड़ पे शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कम से कम 5 एकड़ या 10 एकड़ से शुरुआत करनी चाहिए, तो वो फिजिबल रहेगा, उसमें फ़ायदा है। और अगर आप टाइम देंगे तो उसमें मतलब 1 एकड़ के बदले, क्योंकि टाइम तो वही लगेगा ना, अब 1 एकड़ पे आबादी करें, फार्मिंग करें या 10 एकड़ पे करें, वही एक बंदा आपका चौकीदार वो उसको देखभाल कर सकता है, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा 10 एकड़ पे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। और आजकल तो लोगों ने शुरुआत कर दी है मैरीन साइड में भी। ये तो मैं फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में बता रहा हूँ, फार्मिंग के बारे में, लेकिन आजकल मैरीन साइड पे भी आ रहे हैं लोग, लेकिन उसके लिए बीज की अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। सीड समझो कि हमारी हैचरियाँ सिंध गवर्नमेंट की हैचरियाँ हैं, एक हॉक्स वे पे है सीड प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ से श्रिम्प का सीड आपको मैसर होगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा एक फिन फिश हैचरी भी बन रही है वहाँ पे हॉक्स वे पे। तो जैसे वो हैचरियाँ दोनों काम करना शुरू कर देंगी, तो श्रिम्प की तो काम कर रही है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, तो जैसे वो फुल फार्म में आ जाएंगे दोनों हैचरीज, तो इंशाल्लाह वो सीड भी अवेलेबल हो जाएगा, तो फार्मिंग मैरीन साइड पे भी शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेश वाटर की फार्मिंग तो ज़बरदस्त हो रही है सिंध में और मुख्तलिफ अज़ला में सिंध के, और ज़्यादातर ठट्टा और बदीन, सिजावल, और उसके अलावा ये सांगड़ है, दादू है, लाड़काना है, और मेरा ख्याल है सिर्फ थरपारकर को आप छोड़ें या उमरकोट को छोड़ें, बाकी तो हर जगह फ़िश फार्मिंग है। और सिंध फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में हैचरी भी कायम हो गई है फ्रेश वाटर की, और फ्रेश वाटर प्राण की हैचरी भी काम करना शुरू कर देगी कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह जाम शोरूम में। तो काफ़ी अच्छे मतलब असरात पड़ेंगे इन हैचरीज़ के बारे में और की वजह से। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई थी 2019 में फिश हैचरी चिलिया में एज AWF, तो वहाँ पे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और डिस्ट्रिक्ट सिजावल में कोई ख़ास फार्मिंग नहीं थी और लोगों की तवज्जो भी नहीं थी, और इस काम को लोग समझो कि बुरा समझते थे कि फ़िश फार्मिंग ये तो भाई वाइट कॉलर जॉब नहीं है, हम ज़मींदारी करेंगे, हम चावल और गन्ना और कपास की काश्त करेंगे और फिशरीज़ का काम ये नहीं, उसको मतलब बुरा समझते थे। लेकिन अब लोग बड़े ही मतलब फ़ख्र से कहते हैं कि हम फ़िश फार्मर हैं, तो यह अब अच्छी मतलब जॉब है और लोगों को रोज़गार भी इससे मिलता है और फार्मर को फ़ायदा भी होता है। फ़िश प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगी तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है, ज़ाहिर फॉरेन करेंसी भी आती है उससे। तो बाकी अगर जो भी मालूमात की ज़रूरत होगी तो मेरा नंबर यहाँ इंशाल्लाह डिस्प्ले होगा, तो आप मालूमात कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी
कोई प्रोग्राम रखेंगे, कुछ सवालात होंगे डॉक्टर साहब के जहन में, तो वो पूछेगा तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो डॉक्टर साहब, इसमें अभी अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, आप ये कह रहे हैं कि 80,000 पर एकड़ होना चाहिए, और ये कि जो है उसके लिए आप कम से कम 10 एकड़ का सोचें, या अगर बहुत कम तो भी 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, और फिर वहाँ पे ज़मीन कोई भी हो, भले, लेकिन ये कि कोशिश ये करें वहाँ पे बिजली अवेलेबल हो, लाइट अवेलेबल हो, वहाँ पे रोड नज़दीक हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, ताकि ये ज़रूरियात आपको पड़ेंगी। और बाकी इसमें आपने जो 80,000 बताया, ज़्यादा इसमें ज़मीन के पैसे तो शामिल नहीं होंगे, वो तो काफ़ी कास्टली होती है, वो अलग से है। किसी की अपनी ज़मीन है या कोई लेता है तो वो अलग से कास्ट जी बिल्कुल। इसी तरह है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ज़मीन है तो आदमी सोचेगा फार्मिंग, या तो वो फिर क्या कहते हैं उसको, लीज़ पे ले ले या किराए लीज़ पे, ले ले। हाँ लीज़ पे या किराए पे ले ले, तो उसकी मतलब एडिशनल चार्जेस होंगे। जी, वो मतलब ज़मीन अगर वो लेता है, वो लीज़ पे लेता है या किराए पे लेता है, जिसको मकाता कहते हैं जी। जो लोकल लैंग्वेज में, उस पे लेता है, तो उसको फिर वो अलग से होगा। बाकी ये जो आपने कास्ट बताई है, इसमें ज़्यादा चौकीदार की जो मंथली सैलरी होगी वो अलग से जाएगी। और फिर ये होगा कि अगर कोई एक्सपर्ट से आपने किसी को मुआयना करवाना हो वक्त, वो ज़्यादा नॉमिनल फीस होती है, बहुत ज़्यादा कोई करोड़ों में नहीं होती, लेकिन वो अलग होगा। तो ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है जिसमें आप समझते हैं कि वो मछली तैयार होकर आप उसको मार्केट कर सकें, और फिर इसको मार्केट कैसे करते हैं? कोई खुद लोग लेने आते हैं, या जो ओनर होगा जो ये फिश फार्मिंग कर रहा है उसको खुद जाके बेचनी पड़ेगी, क्या उसका तरीका होता है? ये मछली तकरीबन हम रिकमेंड करते हैं कि 1.5 साल आप रखें, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, अगर सीड अवेलेबल है बड़ी साइज़ का, बड़ी साइज़ का मतलब ये है कि 5-6 इंच का अगर सीड अवेलेबल है तो आप 1 साल में उसका क्रॉप निकाल सकते हैं, 1.5 किलो, पौने 2 किलो, 2 किलो, क्योंकि आप रखेंगे, जो मछली रखेंगे तो उसमें 3-4 अक़साम की मछली रखेंगे एक फार्म में। अगर 1.5 मीटर आपका पानी है उसमें, तो उसमें 3 अक़साम आप रख सकते हैं मछली के। 3 अक़साम का मतलब ये है कि 3 फीडिंग हैबिट वाली मछली, बॉटम वाली और मिडल वाली और सरफेस वाली। तो जब 3 अक़साम के 3 किस्म की मछली होगी तो उनकी आपस में कोई फीडिंग का कंपटीशन भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली जो मछलियाँ हैं, सरफेस फीडर वाली, वो फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट्स वगैरह ये वो चीज़ें खाती हैं, घास फूस। और बीच वाली जो मछलियाँ हैं जो मिडिल में रहती हैं, वो मिक्स उनकी डाइट है। बॉटम वाली जू प्लैंक्टन, जो कीड़े मकोड़े जो अंदर बॉटम में होते हैं वो खाते हैं, तो इनके आपस में कोई कंपटीशन नहीं होती है, इस वजह से वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी और उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर आप एक ही किस्म की मछली रखेंगे तो फिर ज़्यादा फीडिंग खाने पे उनकी कंपटीशन होगी, और उसमें एक मछली तो बड़ी हो जाएगी, दूसरी मछली छोटी रह जाएगी, तो ये फ़र्क होता है। और उसके अलावा मछली के अक़साम के साथ साथ आप जो स्टॉकिंग का रेशो रखते हैं वो कम से कम रखें। अगर एक्सटेंसिव कल्चर आप कर रहे हैं तो उसमें 300 से ज़्यादा आप मछली नहीं रखें फ़ी एकड़ पे आप 300 से ज़्यादा नहीं रखें। अगर सेमी इंटेंसिव कल्चर करें तो 500-600 तक आप जा सकते हैं। इंटेंसिव कल्चर में तो 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक जा सकते हैं, क्योंकि वो आप फीडिंग जो है ना वो सप्लीमेंट कराएंगे। सुपर इंटेंसिव में तो फिर उसका तादाद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो तो सुपर इंटेंसिव है, उसके लिए तो फिर आप 24 आवर आप एयरेशन भी चलाएंगे, उसको 24 आवर खाना भी देंगे, तो उसी हिसाब से फिर उसका स्टॉकिंग का मसला नहीं है। उसमें आप जितना रख सकते हैं, जितनी गुंजाइश है उस पॉन्ड में या उस कंटेनर में, या जो रेसवे है या बायोफ्लॉक सिस्टम है या जो भी सिस्टम होगा, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं उसको मछली। तो तकरीबन जो एवरेज आपको मिलेगा 1.5 किलो 1 साल में। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी तफसील से सारी बातें हमें बताई। हमने कोशिश की थी कि इसको तफसील भी सारी आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम एक्सटेंसिव या इसको स्ट्रेच न करें ताकि लोग उसको आराम से समझ सकें।
हम आपका नंबर और आपकी बाकी मालूमात डिस्प्ले कर देंगे इस वीडियो के साथ। तो जो भी किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा और मज़ीद मालूमात लेनी होगी तो आपसे ले लेगा। अगर हम समझेंगे कि एक और इस पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत है तो आपको फिर ज़हमत देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई आखिरी वर्ड्स तो बिल्कुल हाजिर है ये फॉर्म, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। बस ये बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और अच्छी बातें बताने का मतलब एक ज़रिया है, आपके थ्रू हुआ ये। और मैं आपको अगेन थैंक यू करता हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ अपने दोस्तों को कि एक चाइनीज़ का कॉल है, कहावत है कि 1 फीट अगर पानी ज़्यादा होगा तो 1 इंच मछली ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा है। अब आप इसको पसंद भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर लूँगा। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thank you.